हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले हमने चैनल में प्राइमरी एक्टिविटीज को पढ़ा था, उसके बारे में हमने सब जाना था। आज बारी है सेकेंडरी एक्टिविटीज की। तो वीडियो चालू करूं उससे पहले आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा एनसीईआरटी कवर होने वाला है। एक एक बॉक्स, एक एक लाइन हम कवर कर रहे होंगे। मतलब इन शॉर्ट इसके बाद आपको कोई और वीडियो या फिर से बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। अब सीधा चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिए भाई, सब इससे पहले एक आता है कि चाहे हमारी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी या क्वाटरनरी हो, ये सिर्फ एक ही चीज के आजू बाजू रिवॉल्व करती है। वो चीज क्या है कि भाई हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी रिसोर्सेस नेसेसरी हैं उनको ऑब्टेन करना और उनको यूटिलाइज करना, उनका यूज करना। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यही एक एम होता है कि भाई हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी रिसोर्सेस नेसेसरी है उनको हम यूटिलाइज करें, पहले ऑब्टेन करें फिर यूटिलाइज करें। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफाइन करिए सेकेंडरी एक्टिविटीज को, तो हमेशा याद रखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस में वैल्यू ऐड करती हैं। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस को पकड़ लेते हैं और उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देते हैं, मतलब हमारे रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आगे एग्जांपल आएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉटन इन द बॉल, यहाँ पर मैं इमेज डाल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर समझ में आए। भाई अगर हम कॉटन इन द बॉल की बात करते हैं ना, तो इसके बहुत, ये जो कॉटन नेचुरल हमको मिलता है इसके बहुत लिमिटेड यूज है, ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन जब इसको हम यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब धागे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये और वैल्यूएबल हो जाता है। मतलब हमने अभी पर पढ़ा, हम और वैल्यू ऐड करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो जब हम हमारे ये कॉटन के बॉल, ये ऐसा रॉ हमारा कॉटन रहता है, इसको हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और फिर ये क्लोथ्स बनाने में मदद करता है, क्लोथ्स इससे बनते हैं। तो सिंपल हमें मालूम चलता है कि सेकेंडरी एक्टिविटी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ये हमारा पहला स्लाइड में आता है। जैसे यहाँ और एग्जांपल आएंगे। अब देखिए, जैसे आयरन ओर, जब हम माइंस से आयरन ओर निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम ऐसे डायरेक्टली यूज कैसे करेंगे? कोई ऐसे डायरेक्टली मेजर उसके यूज नहीं है। लेकिन जब उसको हम स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी हेल्प करती है। जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, इनको बनाने में उस स्टील का हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के हमारी लाइफ भी इजी होती है इन चीजों से, और कई बार सीधे सीधे हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाते हैं। यह हमें देखने को मिलता है। यही दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए हमने एक आयरन ओर का एग्जांपल लिया, कॉटन का लिया, लेकिन कोई भी मटेरियल हो जो हमें फार्म से, फॉरेस्ट से, माइन या सी या कहीं से भी मिलता है, उन सब में ये ट्रू बैठता है कि भाई हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपने सर्वाइवल को इजी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। ये हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। यहाँ दिया हुआ है, अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये किस चीज से रिलेटेड रहती है भाई? ये उन चीजों से कंसर्न रहती हैं जहां पर भी हमें देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मतलब कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पर हमें सेकेंडरी एक्टिविटी देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी देयर आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर ये तीन चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी का स्टार्ट आता है। इसके बाद भाई मैन्युफैक्चरिंग की हम आगे की बात करते हैं। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग में बहुत वैरायटी के प्रोडक्शन रहते हैं, लार्ज मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई हैंडीक्राफ्ट से लेकर आयरन को मोल्ड करना हो गया, स्टील हमारा हो गया उसको मोल्ड करना हो गया, या फिर हमारे प्लास्टिक टॉयज बनाना हो गया, इसके साथ डेलिकेट हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाना हो गया, या फिर हमारी स्पेस की व्हीकल्स बनाना हो गया। हर चीज में हमें मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाती है। मतलब छोटे से लेकर बड़ी चीज में मैन्युफैक्चरिंग का रोल हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें हर प्रोसेस की बात करें जिनकी हमने अभी ऊपर बात करी, इनमें हमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। अब वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहला आता है एप्लीकेशन ऑफ पावर। मतलब पावर का काम कैसे अप्लाई करेंगे वो हमें कॉमन देखने को मिलता है, एक सेम कैरेक्टरिस्टिक है। फिर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक खिलौना बना रहे, एक टॉय बना रहे तो एक बना के छोड़ दिया। मास प्रोडक्शन होता है सिमिलर, मतलब सेम, एकदम सेम साइज, सेम वेट, सेम मटेरियल यूज होकर सिर्फ एक टॉय नहीं बनता है, हजारों करोड़ों बनाए जाते हैं। अगर आप आज कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आप यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड वैसे प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में बनाए जाते हैं। ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री, मतलब स्पेशलाइज्ड लेबर हमें देखने को मिलते हैं जो काम कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और इसकी मदद से फिर हम स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज का प्रोडक्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। फिर इसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की और बात करते हैं ना, तो देखिए मॉडर्न पावर का यूज़ करके, मशीनरी का यूज़ करके भी बनाया जा सकता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो भाई नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी ये चीज नहीं हो सकता है बहुत पुराने, वेरी प्रिमिटिव, मतलब पुराने तरीकों से भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरीकों से किया जा सकता है, वो मॉडर्न भी हो सकता है हमारा और प्रिमिटिव भी हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है। इसके बाद अगर हम थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो अगर हम थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं ना, यहाँ पर मैन्युफैक्चर का जो लिटरल टर्म है उसको उसी सेंस में यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब सिंपल होता है हाथ से चीजें बनाना। आजकल इसमें मशीन्स को भी इंक्लूड कर दिया गया कि सिंपल मशीन की मदद से हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड की, तो यहाँ पर आज भी मैन्युफैक्चर थोड़ा सिंपल प्रोसेस है। देखिए हमारे एक मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसकी डिटेल नहीं ले सकते कि आप कैसे मैन्युफैक्चर करते हो, लेकिन अगर हम एवरेज सिंपल बात करते हैं ना थर्ड वर्ल्ड की, यहाँ पर मेनली फोकस करा जाता है ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो लेस कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स वहां पर यूज करी जा रही है। हम सिंपल यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंस किन चीजों को देते हैं, ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को देते हैं जो लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब जहाँ प्रोडक्शन बहुत लेस कॉम्प्लिकेटेड वे में होता है, वहां पर ज्यादा सी झंझट नहीं होती, हाई फाई मशीन नहीं करते हैं। ये हमारा थर्ड वर्ल्ड का आता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को आज भी लिटरल टर्म में ही यूज करा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने जाती है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई आज के समय में जो हमारी मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या फिर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए अगर हम इस टॉपिक में बात करते हैं ना, सबसे पहले क्राफ्ट मेथड को हम देखते हैं। तो क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज यार वो फैक्ट्रीज होती हैं जो बहुत कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें कॉस्ट बहुत हाई पहुंच जाता है। आपका लेबर कॉस्ट है, आपका मशीन का कॉस्ट है, इतनी सारी फैक्ट्री रन करने में इतनी सारी चीजें लगती हैं, उनको अगर आप लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे तो आपका कॉस्ट ऑब्वियसली हाई जाएगा। ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, जहां पर हम बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना जो स्टैंडर्डाइज पार्ट्स हैं, देखिए क्या होता है, आप इसको समझिए अच्छे से। कोई भी प्रोडक्ट है उसके पार्ट्स ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें इसका वेट बढ़ा दिया, क्वालिटी कम ज्यादा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक क्वालिटी, एक साइज, एक प्रोडक्ट फिक्स किया जाता है और उसी का मास प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब अगर आप मार्केट से कोई सामान लेकर आ रहे हैं, एक खरीदे, दो खरीदे, तीन खरीदे, उनमें चेंजेस नहीं होंगे, कोई वो सिमिलर रहेंगे। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स। ये याद रखिएगा, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मतलब इसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। तो देखिए मास प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसे प्रोडक्शन को लार्ज क्वांटिटीज में बनाया जाता है और यहाँ पर एक वर्कर कोई एक ही काम को रिपीटेडली कर रहा होता है। ये सब आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री टीवी 18 डिस्कवरी में बहुत आता है कि सबको एक काम दे दिया जाता है। किसी का काम अगर पैक करना है तो वो सिर्फ पैक कर रहा है, किसी का काम एक पार्ट जोड़ना है तो वो सिर्फ एक पार्ट जोड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्कर पूरा प्रोडक्ट बना रहा है, नहीं, उसको पूरे प्रोडक्ट बनाने का कोई एक स्टेप दे दिया जाता है कि यार आपका काम है कि हर प्रोडक्ट में आप जैसे यहाँ स्क्रू कस रहे होगे, ऐसी चीजें सबकी रहती हैं। सबको अलग लेते, किसी को बोल दिया जाता है कि आप इसको पैक कर रहे होगे, किसी को बोला जाता है कि आप इस पार्ट को कंबाइन इसमें कर रहे होगे। तो सबको अलग अलग काम दिया जाता है और मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में है इंडस्ट्री, और एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पूरा एक तरफ हाईलाइट किया गया है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का हमें लिटरल मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग का ना लिटरल मीनिंग होता है टू मेक बाय हैंड, मतलब जब हम कोई चीज को हाथ से बनाते हैं। लेकिन समय के साथ चीज चेंज होती है। अगर आप कोई चीज आजकल मशीन से बना रहे हैं उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में साफ साफ दिया हुआ है। हाउएवर नाउ इट इंक्लूड्स गुड्स मेड बाय मशीन्स, मतलब हाथ से बने हुए, मशीन से बने हुए गुड्स को हम मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बहुत एसेंशियल हो जाता है एक प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टिंक्ट मार्केट्स। हमने अभी पढ़ा सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की अगर मेन बात करते हैं तो रॉ मटेरियल्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, जिनकी वैल्यू हाई होती है, जिनको हम मार्केट में जाकर बेच सकते हैं एक अच्छी प्राइस पर। लेकिन देखिए अगर हम कंसेप्चुअली बात करते हैं, कंसेप्ट वाइज बात करते हैं ना, तो हम सबको इंडस्ट्री का मीनिंग क्या लगता है। हमारे हिसाब से इंडस्ट्री का मीनिंग होता है जहाँ पर काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। लेकिन रियल में इंडस्ट्री का कंसेप्चुअली ये मीनिंग नहीं होता है। इंडस्ट्री का मीनिंग सिंपल होता है एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, मतलब हमको पता है कि वो यूनिट कहाँ पर है, जिसका काम क्या है, उसका काम है मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
मतलब अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना एंड रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करना एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। रियल इंडस्ट्री का लिटरल मीनिंग ये होता है। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है कि इंडस्ट्री हमारा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ना, तो आजकल इसको मैन्युफैक्चरिंग के सिनोनिम में यूज कर लिया जाता है। मतलब लोग कई बार मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे होते हैं, कई बार इंडस्ट्री बोल रहे होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम निकाला जाता है। जैसे आज मैं ही आपसे बोलूंगा यार यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो आपके दिमाग में अपने आप इंडस्ट्री वर्ड आ जाता है कि अच्छा इंडस्ट्री होगी यहाँ पर। इसके एक सिनोनिम में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि जब भी हम बोल रहे हैं स्टील इंडस्ट्री या फिर हम बोल रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अच्छा यहाँ पर काम चल रहा होगा, प्रोसेस चल रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है भाई कि इंडस्ट्री तो बहुत ऐसी होती है जहाँ पर फैक्ट्रीज का कोई रोल ही नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? नहीं जी। लेकिन यहाँ पर भी जब हम इंडस्ट्री वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है। इसलिए एक क्लैरिटी बनाने के लिए हम एक लॉन्गर एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब भी हम ये टर्म यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका मीनिंग है कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे हमने ऊपर केमिकल इंडस्ट्री की बात करी थी। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें दोनों तीनों सारी इंडस्ट्री आ जाएंगी। जहां पर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आएंगी और केमिकल इंडस्ट्री भी आएंगी, स्टील इंडस्ट्री भी आएंगी। तो हमेशा जब हम इंडस्ट्री यूज करते हैं इसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज कर देते हैं तो हम सिर्फ उसी इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं जहां पर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। आई होप आपको ये बॉक्स क्लियर हो गया होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद वापस टॉपिक पर आते हैं। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है भाई, मैकेनाइजेशन आता है। मैकेनाइजेशन में सिंपल मीनिंग ऐसा होता है जहां पर हम गैजेट्स को यूज करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सिंपल सा मीनिंग है। इसके बाद ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन मतलब होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पर ह्यूमन थिंकिंग की कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इंसानों की मदद लेने की वहां पर जरूरत नहीं है। ये हमारा मैकेनाइजेशन का एक एडवांस्ड स्टेज आप बोल सकते हैं। इसके बाद भाई आजकल हमें ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज भी देखने को मिल जाती हैं जहां पर फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। अब ये क्या होता है भाई, फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये है कि वो मशीन अपने आप थिंक कर सकती है। इसका मीनिंग सिंपल है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, जब वो प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जा रहा है तो उसमें अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो जो मशीन है वो अपने आप सोच लेगी ये मिस्टेक क्यों आई, मे बी टेम्परेचर सही नहीं था, मे बी ये पार्ट सही से काम नहीं कर रहा था, या स्पीड तेज हो गई, स्पीड कम हो गई। अपने आप से वो सब सोच लेगा और अगली बार अपने आप से उसका सोल्यूशन वो इंप्लीमेंट कर देगा। मतलब इतनी हाईटेक मशीन। इसे हम बोलते हैं भाई हमारा फीडबैक एंड क्लोज लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मशीन खुद से सोच सकती है, अब उन्हें इंसानों की जरूरत नहीं है। तो जब से ये चीजें आई हैं तो वर्ल्ड में तो भाई थोड़ा सा तहलका मचा और इनको बहुत हाई लेवल पर यूज किया जा रहा है क्योंकि इससे काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमारा मैकेनाइजेशन का आता है। इसके बाद भाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। समय के साथ नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, हमारे सामने आ रही है। तो भाई जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी से, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि इनकी मदद से क्या होता है, जो हमारी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये एक स्केल और ऊपर बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, हमारी क्वालिटी कंट्रोल अब बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है क्वालिटी में कोई ऊपर नीचे अब हो रहा है। इसके बाद वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, जो कई बार इनएफिशिएंसी होती है कि इतना अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, उसको ही एलिमिनेट कर देते हैं। साथ ही साथ आपको पता है भाई मैन्युफैक्चरिंग में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हमें एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको भी कम करने में, उससे लड़ने में भी ये चीजें मदद करती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं वैसे वैसे चीजें बहुत सुधर रही हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, ये 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो टोटल 5 पॉइंट हमें आते हैं। सबसे पहला, एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाता है। अभी हमने पढ़ा कि मशीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। कोई भी भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आजकल, वहाँ स्पेशलाइजेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कोई भी काम कर रहा है या मशीन ऐसे ही कोई भी लगा दी, नहीं, एक स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है कि काम होगा तो एकदम टॉप नॉच पे काम किया जाएगा। तो ये चीज याद रखिए। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मैंने कहा लेबर को डिवाइड किया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। इन सब चीजों से क्या होता है, हमें जो हमारे गुड्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और एफर्ट्स भी कम लगते हैं। जब ये चीज हम सब कर देते हैं, स्पेशलाइजेशन आपने कर दिया, आपने हर लेबर को उसका एक पर्टिकुलर काम दे दिया, तो एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, कॉस्ट भी कम लगता है क्योंकि आप एक मास स्केल पर काम कर रहे हो।
ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर वास्ट कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे मोटे लेवल पर काम नहीं हो रहा होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम हो रहा होता है। उसका एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, मतलब कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें देखने को मिलेगा, जो पूरा देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहा है, सब चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उनका काम पूरा वही होता है, पूरी चीज को संभालना। ये 5 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आता है भाई अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जैसा कि यार हमें टॉपिक से इसमें समझ में आ रहा है कि जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, ये बहुत अनइवन है। क्यों है ये अभी हम आगे देखेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए, अगर हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का मेजर कंसंट्रेशन देखते हैं कि कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत कम ही प्लेसेस में हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर पूरी दुनिया के हम लैंड एरिया की बात करते हैं तो 10% से कम भी लैंड एरिया में ऑक्यूपाई करता है, बस, ज्यादा नहीं करता है। मतलब 10% भी नहीं है, उससे कम है। तो इससे क्लियर समझ में आएगा कि हर जगह हमें देखने को नहीं मिलता मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। इसी का एक रीजन है कि 10% लैंड एरिया जिस जिस कंट्री में आ जाता है, वो अपने आप सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर बन गई है। भाई ऑब्वियस बात है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हो रही तो प्रॉफिट्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिस जिस नेशन में हमें देखने को मिल जाती है जो 10% से कम लैंड एरिया है, जैसा मैंने बोला, तो वो अपने आप नेशन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब जैसे कि इसको हमने यहाँ एग्रीकल्चर से कंपेयर किया, तो देखिए एग्रीकल्चर बहुत अलग प्रोसेस होता है, और अगर हम बात करते हैं ये मॉडर्न हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत अलग प्रोसेस होता है। एग्रीकल्चर आपको हर जगह में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है, हर जगह में देखने को नहीं मिलेगा। एक हमारा एग्रीकल्चर ज्यादा एरिया में होता है, एक हमारा अगर हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये कम एरिया ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि कम एरिया में ही ज्यादा काम कर सकता है। एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये छोटे एरिया में भी ज्यादा काम कर सकता है। सबकी देखिए प्रोसेस की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल दूंगा, आपको क्लियर होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम अमेरिका में कॉर्न बेल्ट की बात करते हैं, जो कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा ये कॉर्न बेल्ट? तो ये अराउंड 4 लार्ज फार्म्स इंक्लूड करेगा, जिसमें अराउंड 10 से 20 वर्कर्स होंगे, जो 50 से 100 लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे, उनका लाइवलीहुड ये चला रहे होंगे। तो सिंपल सी बात हमें समझ में आती है कि इतनी बड़ा एरिया, लेकिन इतने कम वर्कर और इतने कम लोगों को सपोर्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर हम सेम इस एरिया की बात करते हैं और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि यार हम ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, यहाँ दिया हुआ है सेम एरिया कुड कंटेन सेवरल लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्री, मतलब बहुत सारी इंटीग्रेटेड साथ में फैक्ट्रीज, लार्ज फैक्ट्रीज हमें देखने को मिल जाएंगी, और ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। मतलब इंटीग्रेटेड रहेंगी, आपस में कनेक्टेड रहेंगी फैक्ट्रीज, और यहाँ पर हजारों वर्कर काम कर रहे होंगे, लैंड इतना ही होगा। आपको सिंपल समझ में आता है कि क्यों इसमें थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हर चीज में देखिए अलग अलग चीजों का काम होता है, प्रोसेस बहुत अलग अलग होता है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी हुई है कि इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। इंडस्ट्रीज अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाती हैं? अपनी कॉस्ट को कम करके। इसलिए भाई जो इंडस्ट्रीज है उनको ऐसी जगह लोकेट होना बहुत जरूरी है जहां उनका प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम मिनिमम हो, मतलब उनको प्रोड्यूस करने में किसी भी चीज में ज्यादा खर्चा ना हो। अब इसके लिए भाई वो लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। अब वो लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं उस लोकेशन को, कि भाई यहाँ पर हमें फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए। उसके बारे में अब हम पूरा बात करेंगे। सबसे पहला आता है एक्सेस टू मार्केट, कि भाई मार्केट की तरफ एक सही से एक्सेस हो। देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री ज्यादातर आपको वहीं देखने को मिलेगी जिसके आसपास में एक बड़ा मार्केट है, जहां पर जाकर वो अपना सामान बेच सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दिस गुड। मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां से लोग रह रहे हैं, जो डिमांड है जहां पर इस चीज की, जो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास परचेसिंग पावर है, मतलब एबिलिटी को परचेज, मतलब आप अपना प्रोडक्ट ऐसी जगह पर जाकर बेचो जहां लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं खरीदने को, वो अपना इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो क्या मतलब है? तो मेन मार्केट ऐसी जगह होती है जहां पर पीपल इंटरेस्टेड भी है, साथ में उनके पास पैसा भी है खर्च करने के लिए। इतनी परचेसिंग पावर उनके पास है कि वो आपका सामान खरीद सकें किसी एक जगह पर। तो ये चीज देखी आती है। तो मार्केट का रियल मीनिंग आप याद रखिएगा, कोई भी ऐसी जगह जहां लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जहां पर डिमांड है और उनके पास परचेसिंग पावर है। इसलिए जो सिंपल यहाँ दिया हुआ है कि रिमोट एरियाज की हम बात करते हैं जो इतने डेवलप्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो वो स्मॉल मार्केट ऑफर करते हैं। इसलिए यहाँ दिया हुआ है द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट एज द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। तो कोई भी रिमोट एरिया है तो वहां पर भाई स्मॉल मार्केट होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट हम ऐसी जगह की बात करते हैं जहां पर लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है,
ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की, तो वो एक बड़े बड़े ग्लोबल मार्केट बन के हमारे सामने आ जाते हैं। इसका दिया हुआ अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, अगर हम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं जो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहां पर भी हमें लार्ज मार्केट देखने को मिल जाते हैं। भाई लोग ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी वहां हमें देखने को मिलेगी लोगों की तरफ से। उसके बाद जैसे कुछ इंडस्ट्रीज की बात करी गई है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहाँ पर इन सब जो हो गई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनका तो ग्लोबल मार्केट है। आपने भी सुना होगा कि एयरक्राफ्ट हमने यहाँ से परचेज किया, वहां से किया। आर्म्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, आपकी वेपन रिलेटेड इंडस्ट्री की बात करते हैं, इनका भी ग्लोबल मार्केट है। हमारी इंडिया की न्यूज में आता ही रहता है कि हमने इस कंट्री से ये परचेज किया, उस कंट्री से ये किया, उन्होंने इंडिया से ये किया। तो कुल मिला के इनके हमें ग्लोबल मार्केट देखने को मिलते हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री भी किस चीज की है, उसके हिसाब से फिर ये देखा जाता है। तो सिंपल पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एक्सेस टू मार्केट, एक मार्केट होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ये आप सबको पता ही होगा, हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े थे। देखिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज फिर हमें ऐसी जगह पर देखने को मिलती है जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत चीप में अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्ट भी ईजी हो, मतलब ज्यादा झंझट ना हो उनको रॉ मटेरियल लेने में। फिर इसके बाद कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल, वेट लूजिंग मटेरियल का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, जो इन पर बेस्ड होती है वो कहाँ लोकेटेड रहती हैं, वो रहती हैं जहाँ रॉ मटेरियल का सोर्स एकदम पास में हो, मतलब दूर नहीं होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टील, शुगर या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो गए। ये हमेशा आपको वहीं देखने को मिलेंगे जहां पर रॉ मटेरियल पास में ही कहीं अवेलेबल होता है। तो देखिए चीप आप सबको पता है, चीप मतलब जो सस्ता है, बल्कि मतलब आपको जो भारी है। इसका वेट लूजिंग मटेरियल ये होता है जिसका रॉ मटेरियल भले ही भारी है, लेकिन जब उसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है वो हल्का होता है। यहाँ पर जैसे ओर्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ओर्स भले ही वेट में थोड़ी भारी होंगी रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, लेकिन जब उसको मैन्युफैक्चर करा जाएगा, जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, उनका वेट कम होता है। इनको हम बोलते हैं वेट लूजिंग मटेरियल, ये याद रखिएगा। इसके बाद भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरिशेबिलिटी, मतलब सामान का ये भी देखा जाएगा भाई वो कब खराब हो रहा है, कितने दिन में खराब हो रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है। जैसे पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो जल्दी खराब हो जाता है, या तो उसको भाई एकदम इंडस्ट्री को पास में रखना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल लाने में इतना समय लग गया कि वो चीज खराब हो गई, तो पेरिशेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ दिया हुआ है एग्रो प्रोसेसिंग या फिर डेयरी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो ये हमेशा कहाँ प्रोसेस करी जाती है, सोर्स के पास में, जहां पर भी सोर्स है उसके बहुत पास में करी जाती है। जैसे यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रिस्पेक्टिवली। इनको पास में करा जाता है। ये हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल का आता है। इसके बाद एक्सेस टू लेबर सप्लाई, भाई लेबर के बिना तो कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो लेबर सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर। अभी भी ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। हम मशीन्स की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन लेबर के रोल को हम ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। एक लेबर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीज होती है जहाँ पर एकदम हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, तो ये चीज आती है। फिर इसका दिया हुआ कि भाई मैकेनाइजेशन में जैसे इंक्रीज हुआ है, ऑटोमेशन हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ है। जब से ये हुआ है ना, तो थोड़ी सी इंडस्ट्री की लेबर पर डिपेंडेंस अब कम हो गई। ये सच्चाई है, जब से मशीन यूज हो रही है अब लेबरों का इतना काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पर आज भी स्किल्ड लेबर लगते हैं। तो ये एक्सेस टू लेबर सप्लाई में हमारा आ जाता है। इसके बाद अगला आता है एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी। भाई अब एनर्जी भी तो बहुत जरूरी है, एनर्जी बिना काम कैसे होगा। देखिए इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा पावर यूज करती है तो उसको सप्लाई के पास में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एग्जांपल आपको बनना चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम में एग्जांपल लिखकर आते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, याद रखिए। इसके बाद ये बोला गया है पहले की अगर हम बात करते हैं तो कोल हमारा मेन सोर्स होता था एनर्जी का, कोल से ही हम मेन एनर्जी अपनी ड्राइव करते थे। लेकिन आज के समय में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनकर हमारे सामने आए हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। ये हमारा एक्सेस टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आ जाता है। इसके बाद एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत जरूरी है, जिससे हम रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ले जा पाए, फिर फैक्ट्री में जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम मार्केट में ले जा पाए। इसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इसी से भाई क्या होता है, जब ये सब चीजें होती है तो इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होता है, उनका काम भी आसान होता है, और उसमें उनका भी प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ट्रांसपोर्ट एक अच्छा होना बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वहाँ इतनी इंडस्ट्री नहीं होगी, लेकिन ऐसी जगह जब कॉस्ट कम है और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है वहाँ ज्यादा इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। अभी एग्जांपल दिया हुआ है
वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट नॉर्थ अमेरिका हैव अ हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर बहुत डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। ये इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती हैं ऐसी जगह, तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। भाई कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वहाँ इंडस्ट्री अपने आप ज्यादा देखने को मिलेंगी। और आपने नोटिस किया होगा, जहां पर इंडस्ट्री रहती है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा चलाया जाता है इन चीजों में। ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा बन रहा होगा, ये सब चीज एक स्मूथ वे में हो सके। इसके बाद भाई आजकल अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बहुत तगड़े तरीके से लिंक होती है। आपने देखा होगा कितना ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आप कोई फैक्ट्री के बाहर खड़े हो जाइएगा, गाड़ी आती है जाती है आती जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। इसके बाद भाई जब ये इंप्रूवमेंट होता है ना ट्रांसपोर्टेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। किसी एक जंग का नहीं होता, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जो भी चीज उससे लिंक्ड है उन सबका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ उन जगहों पर हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है, रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। जब वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, चीजें बढ़ेंगी, सेटअप होगा इंडस्ट्री, तो स्पेशलाइजेशन क्यों वहां पर नहीं होगा, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करना है तो कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी फ्रेम करता है। रीजनल पॉलिसी होती है जिससे बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आप पढ़ेंगे, गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है ना इंडस्ट्री खोलने के लिए, वो सबको नहीं देती है। अगर कोई ऐसा एरिया जहां पर इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर बहुत आसानी से लाइसेंस मिलता है, क्योंकि उस एरिया को डेवलप करना है। कोई ऐसा एरिया जो बहुत डेवलप्ड है और वहां पर पहले से बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो वहां लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। जहां गवर्नमेंट पॉलिसी जिस एरिया को सपोर्ट कर रही होंगी, वहां पर भी हमें इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद अगला आता है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्री। एग्लोमरेशन मतलब होता है क्लस्टर, जहां पर हमें ग्रुप देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिनको बेनिफिट पता आपको कैसे होता है, वो लीडर इंडस्ट्री के आसपास रहती हैं, दूसरी इंडस्ट्री के आसपास रहती हैं। आजकल हर चीज में एक लिंक हमें देखने को मिलता है। आप देखते नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन आपस में इंटीग्रेट कर लेती हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन के उनका भी काम कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन से हमारा भी काम कर सकते हैं। आजकल हमें हर जगह इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो जो ये बेनिफिट होते हैं, मतलब जब आप उनके पास में आप लोकेटेड हो, इन चीजों से जो बेनिफिट होते हैं, इनको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। These benefits are termed as agglomeration economies। तो फिर ये जो इंडस्ट्री के लिंकेजेस होते हैं ना, जो आपस में लिंक होती हैं, इनसे इनकी सेविंग ये ड्राइव करते हैं, क्योंकि साथ में काम करते हैं। देखिए, या वो सेविंग्स आर ड्राइव फ्रॉम द लिंकेजेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। दीज फैक्टर ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमाइन इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये सारे फैक्टर जो जितने भी हमने बात करी, ये साथ में काम करते हैं, जिससे हमें एक अच्छी इंडस्ट्री की लोकेशन पता चलती है। इसके बाद फुटलूज इंडस्ट्री। अब फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए, फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। इनका कोई जरूरी नहीं है एक ही लोकेशन हो, ये कहीं पर भी आपको ऐसे लोकेट करने में मिल जाते हैं। These are not dependent on any specific raw material, weight losing। अभी मैंने आपको weight losing का मतलब बताया था, अदरवाइज ये कुल मिला के ये भाई इनका ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि जहां पर रॉ मटेरियल होंगे, ये होंगे, वो होंगे, हम वहीं लोकेट करेंगे। ये आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाते हैं। ये लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स, मेनली पार्ट्स पर होते हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। ये उन पार्ट पर डिपेंड करते हैं जो कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए इनको कोई ऐसा लोकेशन का ज्यादा वो नहीं रहता है। दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स, ज्यादा लेबर फोर्स की भी जरूरत नहीं होती है। दीज आर जनरली नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, पॉल्यूशन नहीं फैलाती है ज्यादातर। द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दियर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क, मेनली रोड नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, ये मैंने आगे आपकी बड़ी स्क्रीन के लिए डाल दिया, पॉज करके पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने पूरा आपको समझा दिया। डायमंड्स, कंप्यूटर चिप्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो उनको अलग अलग तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके इनपुट्स या रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, आउटपुट उनके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, या उनके ओनरशिप के अकॉर्डिंग। इसमें अभी हम आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा लास्ट एक टॉपिक आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, आपने कितने वर्कर को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन का क्या लेवल है, डिटरमाइन करता है कि एक इंडस्ट्री की साइज क्या होगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उसको हाउस होल्ड कॉटेज बोल सकते हैं, स्मॉल स्केल बोल सकते हैं, या फिर हम लार्ज स्केल बोल सकते हैं। ये साइज का जाता है। इसका जैसा मैंने कहा था, हम आगे फिगर देखेंगे, फ्लो चार्ट हम देखेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, इनपुट और रॉ मटेरियल, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट, और फिर ओनरशिप।
ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो पूरा इसी से रिलेटेड है। वहाँ एक-एक हम चीज़ इसकी देख रहे होंगे। अभी आप पॉज़ करके सिर्फ एक बार इसको पढ़ सकते हैं। सेकंड पार्ट में सब आपका क्लियर होगा। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके बाद जितने भी आप स्टूडेंट ग्रुप्स में, चाहे व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, कहीं पर भी वो हो, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक शेयर हमको बहुत सपोर्ट करता है। साथ ही साथ बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के बहुत ही क्रिएटिव नोट्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें पूरा एनसीईआरटी हम कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर आप सब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे सीधे सेकंड पार्ट में, वो ऊपर मैं एंड स्क्रीन में आपके लिए डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु इंडिया, बाय बाय।